Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 12 जिसका नाम है Population Growth and World Food Supplies. In first paragraph, writer talks about consequences of incessant growth in population. मतलब कि हमारी population जो है बहुत rapidly increase कर रही है, ना वो decrease कर रही है और ना increase होने में उनका जो है वो रुकावट आ रही है. So इसके consequences में हो क्या रहा है, जो हमारे पास natural resources हैं like fresh water and agricultural land, fertile land, biological resources, energy and other natural resources जो कि हमें help करते हैं हमारी nutritional necessities पूरी करने में या अदर नेसेसिटीज़ पूरी करने में, वो जो है ग्रेट प्रेशर में आ चुके हैं. क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी उतना ही इनका यूजेज भी इंक्रीज़ होगा और आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे. As the world population grows, the food problem will become increasingly severe. क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा ही फूड जो है वो डिवाइड होगा. According to any study, writer कहता है कि जो पर पर्सन फूड डिवीज़न हो रही है, पर कैपिटा फूड डिवीज़न हो रही है, वो पिछले 25 सालों में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत बुरी जा रही है. उससे हमें ये पता चलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज सून जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं. क्योंकि हर दिन जो है 250,000 पीपल जो है पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं. अगर 1/4 मिलियन रोज़ाना ऐड हों तो हमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सून डिप्लीट हो जाएंगे, घट जाएंगे और ऐसी एग्जाम्पल सेट होगी जो पहले कभी देखने में नहीं आई है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ में यही बात हो रही है कि जब 250,000 पीपल रोज़ाना पॉपुलेशन में ऐड होंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ग्रेटली इफेक्ट हो जाएंगे और हमारी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, यानी रैपिडली ग्रो कर रही है. और ऐसा हो कहा रहा है, ज़्यादातर ये डेवलप नेशंस में हो रहा है. सो इट मीन्स कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने के, वो ज़्यादातर डेवलप नेशंस के लोग ही फेस करने वाले हैं. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में राइटर बताता है कि हमारी जो फूड की प्रोड्यूसिंग है वो ज़्यादातर यानी 99% लैंड से आती है और 1% जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट यानी वाटर से आती है. और अगर हम इसी तरीके से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते रहे और रोका नहीं तो ओवर यूजेज ऑफ दीज रिसोर्सेज की वजह से हमारे पास इन रिसोर्सेज की किल्लत हो जाएगी. द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एम्पल फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर एंड एनर्जी. यानी कि अगर हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, हमें खाना ज़्यादा चाहिए. जब हमें खाना ज़्यादा चाहिए तो हमें एग्रीकल्चर ज़्यादा करनी है, कल्टीवेशन ज़्यादा करनी है और उसके लिए हमें फर्टाइल लैंड ज़्यादा चाहिए फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. तो लोग तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन हमारे पास लैंड फाइनाइट सोर्स में है, यानी लिमिटेड है. हमारे पास फर्टाइल लैंड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है. सो एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज रिसोर्सेज ऑल्सो ग्रो. मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा इन रिसोर्सेज की डिविज़न होगी. Even if these resources are never depleted, अगर अब ये घट नहीं रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये resources जो हैं वो घटना शुरू हो जाएंगे. At present, fertile agricultural land जो है वो alarming rate पे हमारे पास decrease हो रही है. क्योंकि population जब ज़्यादा हो रही है तो उनको food फराहम करने के लिए हम खेती बाड़ी ज़्यादा कर रहे हैं, काश्तकारी ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो fertile land है वो ख़त्म होती जा रही है. सूनर क्या होगा कि हम अपनी फूड की शॉर्टेज को फेस करना शुरू हो जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पैराग्राफ. फोर्थ पैराग्राफ में हमें वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है. वाटर इज़ एन अदर क्रिटिकल आइटम फॉर इरीगेशन एंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. और यहाँ तक कहा गया है कि जितना वाटर एग्रीकल्चरल पर्पसेस में यूज़ होता है उतना किसी पर्पस में यूज़ नहीं हो रहा है. सो अगर हम एग्रीकल्चर ज़्यादा कर रहे हैं टू प्रोवाइड मोर फूड टू मोर पॉपुलेशन और हमारी जैसे कि लैंड घट रही है, फर्टाइल लैंड, उसी तरह हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है अगेन दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, वो भी घट जाएंगे. और वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है
और बहुत सारे कंट्रीज़ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की ऑलरेडी शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज जो कि इरिगेशन के लिए ज़रूरी होता है, काश्तकारी के लिए ज़रूरी होता है, वो ऑलरेडी ग्रेट प्रेशर में है, ग्रेट स्ट्रेस में है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है डेवलप्ड सिटीज़ स्टेट्स में, वहाँ पे जब लोग ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा पानी जो है एक्वीफर से विड्रॉ कर रहे हैं, यानी रिवर, लेक्स और वेल्स से, कुओं से, दरिया से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं अपने यूजेज के लिए। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कर्टेल करें, पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकें। इसी तरीके से हम वाटर के ओवर यूजेज को अवॉइड कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड एंड सरफेस लेवल, और हमारे वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो बच सकते हैं। लेट्स हेड ऑन टू फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ आवर यूनिट। फिफ्थ पैराग्राफ में राइटर किस बारे बात कर रहा है? फॉसिल एनर्जी की। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सरफेस में डेड डीके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको हम फॉसिल कहते हैं, और उनसे जो फ्यूल्स बनते हैं, जो एनर्जी हमें मिलती है, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की यूसेज से वी आर provided with certain type of energy which is called fossil energy. So writer बता रहा है कि fossil energy is another prime resource used for food production. Food production में ये कैसे यूज़ होते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज 80% जो है फॉसिल एनर्जी को यूज़ कर रही है एग्रीकल्चरल फील्ड में, कल्टीवेशन में ये यूज़ होते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में फॉसिल एनर्जी जो है या फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। मोर ओवर ये मशीन्स में भी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम, कोल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये फॉसिल एनर्जी की टाइप है। तो जो मशीन में यूज़ हो रहे हैं वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं? टू रिप्लेस ह्यूमन लेबर। फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो है फॉसिल एनर्जी यूज़ कर रही है, किस लिए? प्राइमरली फॉर फर्टिलाइजर्स एंड फॉर इरिगेशन टू हेल्प मेंटेन यील्ड्स रादर देन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर। तो डेवलपिंग कंट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल एनर्जी इसलिए भी यूज़ की जा रही है कि फर्टिलाइजर्स के तौर पे इसे यूज़ करें और हम अपनी यील्ड्स यानी जो एंड प्रोडक्ट है, आउटकम है, जो प्रोड्यूसिंग है, उसको मेंटेन करें, ना कि ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो है फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए जा रहे हैं। बिकॉज फॉसिल एनर्जी एक फाइनाइट सोर्स है। फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स जो है वो कैसे हैं? क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हुए होंगे और डिके किए होंगे, तब हमारे पास जो है फॉसिल्स आए होंगे। तो जिस अमाउंट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग हो रही है, यानी जिस अमाउंट से हमारे पास कल्टिवेशन हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है, जस्ट टू प्रोवाइड फूड टू ऑल द पीपल, टू द पॉपुलेशन, और उतने ही हमारे पास जो है फाइनाइट रिसोर्स जो कि फॉसिल फ्यूल है उसका यूसेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो एंड पे होगा क्या कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये एक तादाद में हमारे पास प्रेजेंट है, ये ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग नहीं होगी, विच मीन्स कि हम अल्टीमेटली फूड शॉर्टेज को फेस करेंगे। हमारे पास उतना खाना नहीं होगा जितना हमारी पॉपुलेशन को चाहिए। पैराग्राफ 6 में राइटर किस बारे बात करता है? जो टेक्नोलॉजी में हमारे पास इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन हो रही है उससे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, इनका इफ़ेक्टिव यूजेज तो कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की भी लिमिटेशन है। ये उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करके हमें नहीं दे सकती है, खुद से हमें पैदा करके नहीं दे सकती है। तो अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक इरोडेड सॉइल को फर्टाइल तो कर सकते हैं। इरोडेड सॉइल वो होती है जो फर्टाइल नहीं होती, ख़राब हुई हुई होती है, उसको हम फर्टाइल कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हम टॉप सॉइल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टॉप सॉइल वो होती है जो सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जिससे हमारे पास या तो फर्टाइल सॉइल आती है या इरोडेड सॉइल आती है। जब टॉप सॉइल ही नहीं होगी हमारे पास, तो हमारे पास ये पूरी कहानी भी नहीं होगी कि इरोडेड सॉइल को फर्टाइल कैसे किया जाए, या फर्टाइल सॉइल आ रही है हमारे पास। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
एक प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी एक अच्छा एग्रीकल्चरल सिस्टम जिससे हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट निकले वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम बायोडाइवर्सिटी की इंटेग्रिटी को मेंटेन करें। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक हैबिटेट, उसकी होलनेस को, उसकी सालमियत को मेंटेन करके रखें, देन ओनली वी कैन हैव अ प्रोडक्टिव and sustainable agricultural system. Let's move on to last paragraph of our unit. इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी फॉर व्हाट? फॉर कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, कि ये शॉर्टेज की तरफ ना चले जाएं। यानी हमें इनको स्मार्ट तरीके से यूज़ करना होगा और महफूज करना होगा कि हर किसी को उसके अमाउंट का फूड मिले, यानी फूड या दीज रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द पॉपुलेशन। फिर राइटर कहता है कि कोई भी स्मार्ट स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट कर लो या अपना लो, वो तब तक फ़ायदेमंद नहीं होगी या काम नहीं करेगी जब तक आप पॉपुलेशन को बढ़ने से नहीं रोकेंगे या कर्टेल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उतना फूड हमारे पास नहीं होगा एंड देन पीपल विल सफ़र फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फूड। Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living हमें एक optimum level of population चाहिए, यानी most favorable amount of population जिसमें हम अपना high standard of living maintain कर सकें, यानी हमें सारी जो basic necessities है वो हमें पूरी मिले। और वो optimum level of population क्या है? Less than 2 billion in the world. आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के 2 बिलियन से कम होनी चाहिए, तभी जो है हमारे रिसोर्सेज भी महफूज रहेंगे और सबकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी पूरी होंगी। Therefore, from now until an optimum population is achieved, यानी जब तक हम इस पॉपुलेशन के लेवल को अचीव नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने की ज़रूरत है जिससे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज यानी फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और एनर्जी को कंजर्व कर सकें, महफूज कर सकें और ध्यान से यूज़ करें कि ये शॉर्टेज ना हो जाए इनकी या ये ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक साउंड इन्वायरमेंट और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट को बनाना या उसकी जो ज़रूरत है वो हर जगह एसेंशियल है, हर जगह एक नेसेसिटी है। With this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be meeting with some new topic in our new video which will be coming soon. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.